हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम भूमिका और सामान्य परिचय देखेंगे। इसका विकास किस प्रकार हुआ, बिहार में पाश्चात्य या प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, और इसके समीक्षा और निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। तो ये बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिहार में पाश्चात्य या प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास। तो इसके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। बिहार में पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ। साथ ही ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना भी रहा। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना। इस शिक्षा नीति के स्वरूप को निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है। तो एक तरफ इसमें दिया गया है कालखंड, फिर दिया गया है पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि सामान्य पाश्चात्य शिक्षा को हम मुख्य रूप से क्या कहेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा कहा जाता था। और फिर एक तरफ दिया गया है तकनीकी शिक्षा या प्रौद्योगिकी शिक्षा। तो ये इसका कालखंड है 19वीं सदी का पूर्वार्ध, यानी कि 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। तो 1800 से 1850 ईस्वी के बीच में अगर हम देखें तो सामान्य अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा जिसे कहा जाता है, इसमें 1835 में मैकाले की घोषणा आई और इसके माध्यम से शिक्षा का माध्यम जो था वो अंग्रेजी को बनाया गया। बिहार के कई क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदत्त करने के उद्देश्य से जिला स्कूलों की स्थापना की गई। तो 1835 का जो मैकाले घोषणा है, इसके माध्यम से क्या किया गया कि शिक्षा का माध्यम जो था वो अंग्रेजी को बनाया गया और कई जिलों में कई जगहों पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने के लिए कई जिला स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें पटना और पूर्णिया जिला स्कूल जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। 1844 में एडम्स का साक्षरता सर्वेक्षण किया गया और प्रौद्योगिकी शिक्षा में देखें तो कृषि से संबंधित स्थापना हुई थी जिला स्कूलों की। आगे चलकर 1920 ईस्वी में हेनरी फिलिप्स के अनुदान से कृषि संबंधित शोध और प्रयोग केंद्र की स्थापना हुई और यही संस्थान 1904 ईस्वी में कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है। और इसने तकनीकी क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। अब 1886 में क्या किया गया कि मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल जो कि पटना में है, इसकी स्थापना की गई और पटना सिटी में मोहम्मद एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना मोहम्मद हसन शमसुल उलेमा के द्वारा की गई थी। और 1886 में ही सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना की गई। तो पटना में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सर्वे टेनिस स्कूल की स्थापना हुई, जिससे तकनीकी ज्ञान के विकास को सहायता मिली। तो एक ही साथ टेबल में तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में बिहार में क्या क्या विकास हुए ये दिया गया है। अब विभिन्न कॉलेजों की स्थापना और उनका वर्ष दिया गया है। तो 1887 में भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की स्थापना की गई। 1889 में पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना की गई और 1897 में मुंगेर में डीजे कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल बिहार क्षेत्र की साक्षरता दर कितनी हो गई तो 7.5% बताई गई, जो कि साक्षरता की निम्न स्थिति का परिचायक है। तो बिहार और बंगाल का क्षेत्र था जो, उसमें साक्षरता दर कितनी रह गई थी तो मात्र 7.5% ही रह गई थी। और ये साक्षरता की सबसे निम्न स्थिति है, साक्षरता की सबसे लो परसेंटेज है, जो कि 7.5% है। 1847 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई। ईसाई मिशनरी द्वारा इस स्कूल की स्थापना की गई। आगे चलकर इन्हीं ईसाई मिशनरियों द्वारा कई अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। अब 19वीं सदी का उत्तरार्ध देखते हैं, जो कि 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी में। तो इसमें क्या किया गया कि 1854 में वुड्स डिस्पैच लाया गया और ये क्या था तो इसे ब्रिटिश शासन के द्वारा इसी घोषणा पत्र में सर्वप्रथम व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात हुई। 1835 में मैकाले जो घोषणा किया गया, उसमें क्या किया गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया, जिसके तहत कई सारे जिला स्कूलों की स्थापना की गई, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बिहार में, मोहम्मद एंग्लो जो है इसकी स्थापना की गई। और 1854 में वुड्स डिस्पैच आया और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के द्वारा इसी घोषणा पत्र में सर्वप्रथम व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल एवं तकनीकी यानी कि टेक्निकल शिक्षा के विकास पर जोर देने की बात हुई। इसके लिए संबंधित स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया गया और टेक्निकल और कमर्शियल शिक्षा की
से संबंधित स्कूलों की स्थापना के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया, तो महिला शिक्षा पर भी सर्वप्रथम चर्चा भी इसी घोषणा पत्र में की गई थी। तो महिला शिक्षा पर सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई थी, तो 1854 के वुड्स डिस्पैच में। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना, और यह बिहार में उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता था। उच्च शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ा और सबसे पहला कॉलेज बना पटना कॉलेज 1863 में। अब 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशक यानी 1901 से लेके 1902 के बीच में 1909 में लॉ कॉलेज की स्थापना हुई। पटना में विधि महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1914 में बालिका विद्यालय, नारी शिक्षा की स्थिति से संबंधित जांच पड़ताल समिति की सिफारिश पर पटना के बांकीपुर में बालिका शिक्षा संबंधित इंटर स्तरीय विद्यालय की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में अगर देखें तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और वर्ष 2017 में पटना विश्वविद्यालय के गठन की 100वीं वर्षगांठ हेतु पीयू यानी कि पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। तो ये क्या है कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और वर्ष 2017 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन में भाग लिया था। और 1917 ईस्वी में ही पटना कॉलेज के कला संबंधित पीजी विभाग की भी स्थापना की गई थी। अब देखिए टेक्निकल शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, तो 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया, और 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग के सिफारिशों के आलोक में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा एवं डिग्री देने के उद्देश्य से महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रौद्योगिकी शिक्षा में धनबाद में, जो कि वर्तमान झारखंड में है, यहाँ पे खनन शिक्षा से संबंधित ISM तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1928 में साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। विज्ञान शाखा से संबंधित साइंस कॉलेज की स्थापना जो है वो पटना में की गई थी। 1929 में हारटोंग समिति आई, और इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन बिहार के क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम थी। 1939 में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई। तो कला क्षेत्र के में विकास हेतु 1939 ईस्वी में इस विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे कालांतर में महाविद्यालय की मान्यता देते हुए पटना विश्वविद्यालय में इसे शामिल किया गया। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 1940 में की गई थी बिहार में शिक्षा के विकास के लिए, और इस कॉलेज को बाद में पटना विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया था। और 20वीं सदी के द्वितीय दशक से स्वतंत्रता प्राप्ति तक किन किन शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी 1920 से लेकर 1947 में। तो 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। पटना स्थित PEC बिहार का संभवतः पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। आगे चलकर इसी के तर्ज पर मुजफ्फरपुर और सिंदरी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। आगे चलकर इसी के तर्ज पर गया एवं दरभंगा में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए। 1926 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर कॉलेज के यानी कि महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई। ये तकनीकी शिक्षा के लिए किया गया। अब 21वीं सदी में देखें यानी कि 2000 से लेकर 2015 ईस्वी तक प्रौद्योगिकी शिक्षा में क्या क्या विकास हुए हैं, तो 2004 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में पटना में IIT की स्थापना हुई, जो कि अभियांत्रिकी से संबंधित है। 2012 में पटना में AIIMS की स्थापना हुई, जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। 2015 में गया में IIM की स्थापना हुई, जो कि व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। अब समीक्षा और निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और पाश्चात्य शिक्षा की इसमें भूमिका क्या है, तो 1776 में क्या हुई थी, अमेरिकी क्रांति। 1789 में फ्रांस की क्रांति। 1830 से 48 में यूरोपीय पुनर्जागरण। 1870 में इटली का एकीकरण। 1871 में जर्मनी एकीकरण। 1894 में चीन को जापान ने हराया, और 19वीं सेंचुरी में भारत का पुनर्जागरण हुआ। तो बिहार में पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास समीक्षा इसका देखेंगे। राष्ट्रवाद के विकास में विशेष संदर्भ में हम देखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य और प्रौद्योगिकी शिक्षा का जो विकास हुआ वो राष्ट्रवाद के संदर्भ में इसे हम देखते हैं। तो भारतीय एवं बिहार के संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव का
प्रश्न एक विमर्श का विषय रहा है। इसके स्वरूप का एक समुचित मूल्यांकन हेतु यह आवश्यक है कि पाश्चात्य शिक्षा के उद्देश्यों एवं विकास की समीक्षा हो। ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा के तहत मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। तो पाश्चात्य शिक्षा में देखें तो ब्रिटिश भारत में मुख्य रूप से क्या किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। और इस प्रक्रिया में न सिर्फ संस्थागत स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षा प्रसार के प्रयास किए गए। संस्थागत संदर्भ में स्वयंसेवी संस्थाओं, ईसाई मिशनरियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रह्म समाज की पटना शाखा द्वारा राम मोहन राय सेमिनरी जैसी शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना हुई है। पाश्चात्य शिक्षा का यह विकास मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति द्वारा निर्देशित हुआ। अतः स्वाभाविक है कि भारतीय संदर्भ में इसके ज़्यादातर प्रभाव नकारात्मक होंगे और इन नकारात्मक पहलुओं का निम्नलिखित बिंदुओं पर देखा जा सकता है। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, ये किस लिए किया गया था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए अगर किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीयों के लिए भारतीय संदर्भ में इसके जो प्रभाव थे वो नकारात्मक होंगे। और नकारात्मक प्रभाव हम इसका देख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का विकास, अपने लिए कर्मचारी वर्ग तैयार करना, पाश्चात्य विचारों का प्रसार आदि संदर्भ में हुआ। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ता प्रदान करना तथा दीर्घकालिक बनाना था। परिणामतः पाश्चात्य विचारों का अंधा अनुकरण किया गया था। औपनिवेशिक हितों के कारण प्रौद्योगिकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज भारत को कच्चे माल का स्रोत एवं तैयार माल का बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे। यानी कि वो जो थे यहाँ पे प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास में लगभग उनका योगदान नगण्य है, क्योंकि अब वे ये चाहते थे कि अगर भारत में प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास किया जाएगा तो यहाँ के लोग ही कच्चे माल से अलग अलग तैयार कर सकते हैं, तो हमारा जो बाज़ार है वो कम हो जाएगा। यहाँ से वो कच्चे माल ले जा करके तैयार माल जो है वो यहीं के बाज़ारों में बेचते थे। तो अगर यहाँ पे तकनीकी शिक्षा का विकास हो जाता है तो कच्चे माल को तैयार माल करने में यहाँ के लोग सक्षम हो जाएंगे। तो इस वजह से जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे कि भारत में प्रौद्योगिकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाए। तकनीकी विकास ब्रिटिश हितों के अनुकूल नहीं था। जो कुछ तकनीकी विकास हुए वो परिस्थितियों का दबाव था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय तथा उसके पश्चात प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थानों पर जो दिया जाना। इस शिक्षा व्यवस्था की एक कमी रोजगार के संदर्भ में भी रहा, क्योंकि रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भी असंतुलन रहा, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों का अभाव, साथ ही स्त्री शिक्षा से संबंधित बहुत ही कम प्रयास किए गए। जहाँ तक इस शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रवाद के विकास के योगदान के संदर्भ में है, मूल रूप से औपनिवेशिक स्वरूप के कारण यह राष्ट्रवाद के विकास में बाधक रहा। तो ये इसका क्या था स्वरूप? जो शिक्षा का विकास था, इसका विकास जो था अंग्रेजों के द्वारा हुआ और इस तरह से इसका जो स्वरूप था वो औपनिवेशिक था। तो यह है कि ये राष्ट्रवाद के विकास में ये बाधक रहा। सूक्ष्मता से देखें तो पाते हैं कि पाश्चात्य विचारों के अंधानुकरण ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था बनी रही। एक लंबे समय तक राजभक्ति बनाम देशभक्ति का द्वंद्व बना रहा। साथ ही स्वदेशी तत्वों के विभिन्न संदर्भों के प्रसार में बाधाएं भी आई। इन सब के बावजूद सीमित स्तर पर सही पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों का ज्ञानवर्धन हुआ। विशेषकर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायता मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि पाश्चात्य शिक्षा एवं विचारों से जागरूक होकर एक बुद्धिजीवी वर्ग भी तैयार हुआ, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता बना। तो सभी बातों को देखते हुए लास्ट में हम एक पॉजिटिव निष्कर्ष इसमें लिखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा समीक्षा और निष्कर्ष दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये CME के नोट्स से है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।